संजय, दिलचस्प बात जो आपके सर्वेक्षण की, और ये सीएसडीएस बहुत सालों से करता आ रहा है कि आप पोस्ट पोल सर्वे भी कर लेते हैं पर आप सीटें नहीं बताते। वो तो पहले राजीव कांडेकर, करंदीकर वो किया करते थे वो आकलन। आपके सर्वे में बेरोजगारी 28% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा, गरीबी 25% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा, और इसी में मैं टुडेज चाणक्य हमारे वाला जो एनालिसिस है उसे भी जोड़ दूं तो 40% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मन बनाकर वोट डाला है। तो स्थानीय मुद्दों की गूंज ज्यादा रही क्या यह कहना सही होगा? इस बात में कोई शक नहीं है संदीप कि स्थानीय मुद्दों की गूंज ज्यादा रही इन चुनाव में। राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज सुनाई नहीं पड़ी। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज होती तो बीजेपी कम से कम एग्जिट पोल के आकलन के हिसाब से मैं कह रहा हूं बीजेपी का प्रदर्शन और अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ता, जो अभी एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारा का सारा चुनाव लोकल मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे, उस पर केंद्रित होता हुआ मुझे दिखाई पड़ा। यहां पर एक और चीज आपके सर्वे में मुझे दिलचस्प लगी, रिजर्वेशन का मुद्दा। और यहां पर यह लड़ाई कहीं ना कहीं सनातन बनाम सामाजिक न्याय की शक्ल भी अख्तियार करती दिखी। और सामाजिक न्याय में कांग्रेस ने दांव खेला कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 75% आरक्षण तक की भी बात की। पर जो 4% मुस्लिम आरक्षण को हटाकर 2% वोकलिगा को और 2% लिंगायत समुदाय को देने की बात बीजेपी डटी रही, अड़ी रही जिस बात को लेकर, उसमें 28% लिंगायत के लिए अलग रिजर्वेशन के फैसले से पूरी तरह मुतमईन थे और 45% लोग कुछ हद तक समर्थन दे रहे थे। ये बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और यही हाल वोकलिगा में भी। तो क्या ये रिजर्वेशन और ये सामाजिक न्याय का जो ये फैक्टर है, ये भी एक ऐसी चीज हो सकती है जिसे शायद दिल्ली में हम बैठे बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं फिलहाल? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें दो एंगल हैं। एक कास्ट का एंगल है, वोकलिगा और लिंगायत की बात हो रही है, और दूसरी तरफ धर्म का भी एंगल है। हम मुस्लिम मतदाताओं, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आप देखिए क्या हो रहा है कर्नाटक में। मुस्लिम के रिजर्वेशन की पहल कांग्रेस ने की थी, लेकिन लिंगायत और वोकलिगा के उसी रिजर्वेशन को मुस्लिम समुदाय से हटाकर लिंगायत और वोकलिगा को बीजेपी की सरकार ने दिया। तो दोनों एंगल है यहाँ पे। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन की बात हो रही है और रिलीजियन के आधार पर भी गोलबंदी की कोशिश की गई। आप देखिए, जब बीजेपी ने 2-2% रिजर्वेशन में इजाफा किया लिंगायत और वोकलिगा के लिए, तो कांग्रेस ने प्रचार के दौरान क्या प्रॉमिस किया? उन्होंने कहा हम वोकलिगा और लिंगायत के लिए रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे। तो ये दो मुद्दे कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर गोलबंदी करने की कोशिश की गई और जातीय आधार पर गोलबंदी की करने की किसकी गोलबंदी कामयाब हुई? बहुत से लोग संजय ये भी कह रहे हैं कि ये बजरंग दल पर इतना ओवर एम्फेसिस, वो दरअसल रिवर्स पोलराइजेशन हो गई, सारे मुसलमान इकट्ठा होकर कांग्रेस के समर्थन में उतर आए। क्या ये भी आपका सर्वे इस बात की गवाही देता है, या ये हम सिर्फ कोरी काइट फ्लाइंग कर रहे हैं? संदीप, हमारा सर्वे 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच किया गया था। बजरंग बली उसके बाद आए हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि बजरंग उसके आधार पर गोलबंदी, रिवर्स पोलराइजेशन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर एग्जिट पोल के जो अनुमान हैं उसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि जो बजरंग बली के नाम पर गोलबंदी बीजेपी के पक्ष में हुई हो। ऐसा तो कहीं भी संकेत मुझे नहीं मिल रहा। अगर फिर मैं कहूँगा, अगर बीजेपी के पक्ष में गोलबंदी या हवा बनती बजरंग बली के नाम पे, तो एग्जिट पोल के जो अनुमान हैं वो ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखते। लेकिन हम सबको पता है एग्जिट पोल के अनुमान ऐसे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बजरंग बली का जो इशू था वो कोई एक बड़ा इशू बना, लेकिन बैकफायर होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। एक नॉन इशू जिसको कहते हैं, वो मुद्दा नहीं था। वो पार्टी भले उस पर प्रचार कर रही थी, लेकिन जनता उस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी कि हमें इसके खिलाफ वोट करना या पक्ष में वोट करना। यशवंत, आपके एग्जिट पोल ने क्या पाया जो मैं सवाल पूछ रहा था? मैं पूरी तरह से संजय भाई की बात से सहमत हूं कि ये बैकफायर की बात नहीं। मुझे लगता है कि ये लास्ट डिच एफर्ट था कि कितना कुछ बचाएं, उसमें किस तरीके से कैंपेन को बढ़ाएं,
हर तरीके से कोशिश करने में एक मौका कांग्रेस ने दिया। और बल्कि अगर कल कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो मैं बल्कि संदीप ये मानूंगा कि लास्ट मिनट की इन बेवकूफियों के बावजूद वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए, ये उनका सौभाग्य होगा। नहीं, पर इसमें मैं इसको इसलिए देखता पूछ हूं। रहा था, जो हमारा एनालिसिस था यशवंत, उसमें 73% मुसलमान कांग्रेस को वोट देते दिखे हैं। जो जेडीएस की ताकत घटी है, जेडीएस का पारंपरिक जो वोट बैंक ओल्ड मैसूरू इलाके में वो वोकालिगा और मुसलमान का था, वो 17 पर सिमटते दिखा उनका समर्थन। तो मैं इस रिवर्स पोलराइजेशन की बात कर रहा था। वो उस रिवर्स पोलराइजेशन के चक्कर में जेडीएस को दोनों तरफ से नुकसान हुआ, जैसे सभी एग्जिट पोल्स में, और मुझे यकीन है कि आपके भी आंकड़ों में उसी तरह से आया होगा। भले ही बीजेपी दक्षिणी कर्नाटक में जीत ना पा रही हो, लेकिन उसके वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा हो रहा है मैसूरू के क्षेत्र में, और वो भी कहीं ना कहीं जेडीएस के खाते से आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जेडीएस वैसे भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक उसकी ताकत में कमी तो लगातार नोटिस हो रही है। जेडीएस का कमजोर होना कांग्रेस को फायदा देता दिख रहा है या बीजेपी को? नहीं, जेडीएस के कम होने का फिलहाल सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा भी नहीं चल पाया क्या? 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए, 26 किलोमीटर के रोड शो। देखिए, ऐसा है कि स्प्लिट वोटिंग हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, और वो तो कर्नाटक सबसे पहले उसमें अग्रणी रहा है कि केंद्र और राज्य के वोट कर्नाटक ने देश में सबसे पहले अलग अलग डालने शुरू किए थे। और अब इन चुनाव के बाद तो और भी क्लियर हो जाएगा। मेरा बहुत साफ मानना है, क्योंकि हमने कल एग्जिट पोल में उन्हीं 40,000 लोगों से यह भी पूछा कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो आप किसको वोट देते। तो जो विधानसभा चुनाव के में कांग्रेस की 4% की लीड दिख रही थी, वो लोकसभा चुनाव के सवाल के ऊपर 8% की ट्रेल में कन्वर्ट हो गई। यानी कहीं ना कहीं एक स्प्लिट वोट कर्नाटक के मतदाताओं का बहुत क्लियर है। जिस तरीके से 2013 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का 4-5 महीने के अंदर ही 2018 में उल्टा हश्र देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इन नतीजों को जो